साथियों नमस्कार। आज के इस सेशन में हम तीन चार चीजें डिस्कस करेंगे। डीआरटी डिस्कस करेंगे, लोक अदालत डिस्कस करेंगे, एआरसी डिस्कस करेंगे और सरफेसी एक्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल भी इशू हम डिस्कस करेंगे। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगता है मेरी प्रेजेंटेशन, मेरी वीडियो, तो अपने कमेंट जरूर दीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कीजिए, क्योंकि मेरे लिए एक आप ज़्यादातर आप लोग साथी जानते हैं कि एक मैं पैशन के तौर पे इसको कर रहा हूँ, कोई मेरा कमर्शियल मोटिव नहीं है। सो एटलीस्ट मेरे को आप लोगों का प्यार जरूर चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं। लोक अदालत डिस्कस करेंगे, जैसे कि बताया, डीआरटी, डीआरएटी, सरफेसी, एआरसी, एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल, तो रिकवरी से रिलेटेड जितने भी जो मैकेनिज्म है ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोक अदालत की चर्चा करेंगे। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत बेसिकली जैसा जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, लोगों की अदालत। लोक अदालत ये लोगों की अदालत है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, इजी है। एक, एक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट की गई, ये कानून अक्सर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लोक अदालत आर क्रिएटेड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, लोक अदालत आर क्रिएटेड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। सिविल प्रोसीजर कोड इसमें एप्लीकेबल है। ठीक है, ऑल एनपीए अकाउंट्स जो सूट फाइल्ड एंड नॉन सूट फाइल्ड विच आर डाउटफुल और लॉस कैटेगरी आर एलिजिबल टू बी फाइल्ड अंडर लोक अदालत। सो सारे डाउटफुल एंड लॉस अकाउंट एलिजिबल है, इसमें फाइल किए जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग सूट फाइल्ड अकाउंट्स जो है वो भी किया जा सकता है, इसके अंदर फाइल किया जा सकता है जिसके अंदर पहले ही सूट फाइल्ड है। सो सूट फाइल्ड एंड नॉन सूट फाइल्ड which are in doubtful or loss category are eligible to be filed under this act, under this mechanism. एलिजिबल कैटेगरी अकाउंट्स कौन सी है? विद आउटस्टैंडिंग अप टू एंड इंक्लूसिव ऑफ ₹20 लाख विदाउट एनी कट ऑफ डेट आर एलिजिबल। सो 20 लाख रुपए तक के लोन, 20 लाख रुपए तक के सारे लोन लोक अदालत में डाउटफुल एंड लॉस कैटेगरी के एनपीए अकाउंट्स सूट फाइल्ड है या नॉन सूट फाइल्ड है, लोक अदालत में फाइल किए जा सकते हैं। लोक अदालत है क्या? लोक अदालत सेटअप की किस कैसे की है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत के अंडर इट हैज बीन सेटअप, इट हैज बीन क्रिएटेड। सिविल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल है इसके सारे प्रोसीजर के लिए। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली लोक अदालत एप्लीकेबल है 20 लाख तक के। However, banks may also participate in local adalts organized by DRT or DRAT for settlement in accounts where outstanding is above ₹20 लाख। जहाँ पे 20 लाख से ऊपर का अमाउंट है, वहां पे अगर डीआरटी या डीआरएटी कोई लोक अदालत ऑर्गेनाइज करती है तो उसमें बैंक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरह की लोक अदालत में 20 लाख से ऊपर के अकाउंट भी लॉन्च किए जा सकते हैं, जो स्पेसिफिकली डीआरटी या डीआरएटी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई हो। अदरवाइज 20 लाख रुपए तक का अमाउंट की लिमिट है डीआरटी में केस फाइल करने के लिए। इसकी बेनिफिट क्या है? एक तो कोई कोर्ट फी नहीं लगती, इसमें कोई कोर्ट फी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें कोई केस किया जाता है तो उसकी कोई फीस नहीं लगती। अगर कोई सेटलमेंट अराइव हो जाती है, नहीं होती, अराइव हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं अराइव होती तो पार्टीज में गो अगेन बैक टू देयर लीगल प्रोसीडिंग, तो अपनी लीगल प्रोसीडिंग में कंटिन्यू कर सकते हैं, वापस लीगल प्रोसीडिंग में जा सकते हैं अगर कोई सेटलमेंट नहीं होती। सो ये कह लो कि इसमें कोई लॉस नहीं है। अगर होगी सेटलमेंट, वेल एंड गुड। डिग्री देती है लोक अदालत भी, जो डिग्री है लोक अदालत की, दैट इज इक्वलेंट टू डिग्री ऑफ एनी अदर सिविल कोर्ट। दूसरी किसी भी सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर ये डिग्री है, इस कोर्ट की डिग्री। सबसे एक बात और खासियत है इसकी, लोक अदालत की, लोक अदालत की डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं हो सकती। लोक अदालत के डिसीजन के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में कोई अपील फाइल नहीं हो सकती।
ये सबसे बड़ी खासियत है। तो म्यूचुअल कंसेंट से होता है ये। अब बात करेंगे हम डीआरटी की। डीआरटी क्या है? डीआरटी क्रिएट कैसे किए गए? क्रिएटेड अंडर रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट, आरडीबी एक्ट। अर्लियर नेम इसका आरडीडीबी एक्ट था, अब इसका नाम है आरडीबी एक्ट, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। इस एक्ट के अंतर्गत डीआरटी सेटअप किए गए हैं। डीआरटी क्यों सेटअप किए गए? क्विक रिकवरी बड़े एनपीए अकाउंट्स में, इन 20 लाख से ऊपर के एनपीए अकाउंट्स में क्विक एनपीए रिकवरी को इंश्योर करने के लिए डीआरटी सेटअप किए गए थे। डीआरटी डील विद केसेज ऑफ ₹20 लाख एंड अबव, 20 लाख एंड इससे ऊपर के अकाउंट्स को डील करती है। ठीक है, पहले लिमिट 10 लाख थी, अब 20 लाख है। 20 लाख से ऊपर के अकाउंट्स में और किसी कोर्ट की कोई जुरिडिक्शन नहीं है। 20 लाख से ऊपर के अकाउंट्स में इस तरह की कोई जुरिडिक्शन किसी भी और कोर्ट की, किसी सिविल कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता। अगर रिकवरी का केस है तो सिर्फ एंड सिर्फ डीआरटी में ही किया जा सकता है। पहले लिमिट 10 लाख थी, अब लिमिट 20 लाख है। ठीक है। ई फाइलिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ई फाइलिंग हो सकती है, जरूरी नहीं जाके फिजिकली फाइल करना है, ई फाइलिंग हो सकती है। लेकिन अगर ई फाइलिंग की है, सारे डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट फॉर्म में डीआरटी को दिए हैं, तो हार्ड कॉपी विद इन 7 डेज, ई फाइलिंग सबमिट करने से विद इन 7 डेज हार्ड कॉपी भेजनी होगी। तो ई फाइलिंग की सुविधा भी डीआरटी में अवेलेबल है। डीआरटी का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसे डीआरटी का जो हेड होता है उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। डीआरटी की अपील डीआरएटी में होती है। डीआरटी का मतलब डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरएटी का मतलब डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। डीआरटी की अपील डीआरएटी में होती है। डीआरटी का जो हेड है उसे प्रिजाइडिंग अफसर बोलते हैं। जो डीआरएटी का बॉस कह लो, हेड कह लो, होता है उसे चेयरपर्सन बोला जाता है। डीआरटी इज हेडेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कि हु इज और हैज बीन डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डीआरटी का एलिजिबल है, डीआरटी का लगाया जाता है। डीआरएटी का जो दैट इज हेडेड बाय चेयरपर्सन, इसका हेड है जो ही इज और हैज बीन हाई कोर्ट जज, या तो हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज रहा हो, जहां डीआरटी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा हो फॉर 3 ईयर्स, और हेल्ड द पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट फॉर 2 ईयर्स। जहाँ तो डीआरटी के हेड के चेयरपर्सन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, या तो वो हाई कोर्ट का जज हो रहा हो, या डीआरटी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर 3 साल के लिए रहा हो, जहाँ गवर्नमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी की 2 साल की नौकरी उसकी, एज एडिशनल सेक्रेटरी उसने 2 साल सर्विस की हो। ये उसकी एलिजिबिलिटी है डीआरएटी। टर्म कितनी है डीआरटी के प्रेजाइडिंग ऑफिसर की या डीआरएटी के चेयरपर्सन की? यहाँ डीआरटी जिक्र करेंगे तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर कहेंगे, यहाँ पे डीआरएटी कहेंगे तो उसके चेयरपर्सन की बात करेंगे। तो इसकी जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर की टर्म 4 साल है, दोनों केसेज में। मिनिमम एज 50 साल, मैक्सिमम 70 साल। मिनिमम एज 50 ईयर एंड मैक्सिमम 70 ईयर फॉर बोथ डीआरटी एंड डीआरएटी। सो टर्म दोनों केसेज में 4 साल, मिनिमम एज 50, मैक्सिमम 70। ये याद कर लीजिए। पहले डिफरेंट होती थी, डीआरटी की अलग थी, डीआरएटी की अलग थी। पहले डीआरटी के लिए 65 होती थी, अब 70 है दोनों के लिए, एज पर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 आया था। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट सभी ट्रिब्यूनल के लिए उन्होंने 70 ईयर की एज कर दी है। तो 70 ईयर की एज है डीआरटी के लिए भी, डीआरएटी के लिए भी। मैक्सिमम मिनिमम 50 एज की, 4 साल की उसकी टर्म होएगी। अब लेटेस्ट गाइडलाइन यही है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो डीआरटी का होता है, ही इज असिस्टेड बाय रजिस्ट्रार एंड रिकवरी ऑफिसर। दो और ऑफिसर होते हैं, रजिस्ट्रार एंड रिकवरी ऑफिसर, वो उसको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। बेसिकली रजिस्ट्रार तो डे टू डे काम डीआरटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सारे करता है। रिकवरी ऑफिसर बेसिकली जब डिग्री हो जाता है, उसको रिकवरी को इंश्योर करता है, ऑप्शन करवानी है या रिकवरी कैसे करवानी है, रिकवरी ऑफिसर की वो जॉब होती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रजिस्ट्रार भी, डीआरटी भी। अच्छा, अगर डीआरटी ने कोई डिसीजन कर दिया विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ ऑर्डर, डीआरएटी में अपील की जा सकती है बारोर के द्वारा, आफ्टर डिपॉजिट ऑफ 50% ऑफ द अमाउंट। जो अमाउंट निकाल दिया डीआरटी ने, डिग्री कर दिया, उसके अगेंस्ट अगर डीआरएटी में जाना है तो उसको 50% अमाउंट डिपॉजिट करवा के फिर ही वो अपील में जा सकता है, अदरवाइज वो अपील में नहीं जा सकता। डीआरएटी उसको 25% में भी रिड्यूस कर सकती है, 25% तक लेके जा सकती है।
ठीक है। फी फॉर फाइलिंग कितनी है डीआरटी में? 12,000 रुपये 10 लाख तक का। 10 लाख के बाद हर 1,000 रुपये एडिशनल, 1 लाख का 1,000 रुपया। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। मैक्सिमम फीस डीआरटी में कितनी है? 1,50,000। कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, मैक्सिमम फीस डीआरटी में 1,50,000 है। ये डीआरटी की फीस है 12,000 रुपये 10 लाख तक की। 10 लाख के बाद हर 1 लाख का 1,000 रुपया, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1,50,000। सो पहले हम टाइम लिमिट क्या है डिस्पोजल की? आफ्टर सीट रिसीविंग द एप्लीकेशन, शो काज नोटिस इज टू बी इशूड टू द बारोर बाय द डीआरटी विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज बारोर को शो काज नोटिस देता है डीआरटी। बारोर ने अपनी डिफेंस सबमिट करनी होती है विद इन 30 डेज। ये पीरियड 30 डेज का डीआरटी 15 दिन के लिए एक्सटेंड भी कर सकता है। नॉन कंप्लायंस के लिए बारोर कैन बी डिटेन्ड फॉर 3 मंथ। नॉन कंप्लायंस के लिए बारोर को 3 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है। एक डिस्पोजल इज एक्सपेक्टेड इन 2 हियरिंग। पहले 180 दिन लिखा होता था, अब लिखा हुआ है डिस्पोजल इज एक्सपेक्टेड इन 2 हियरिंग। सो डीआरटी को डिस्पोजल कितनी देर में करनी है? इन 2 हियरिंग। पहले क्या था? 180 दिन। डिस्पोजल ऑफ अपील डीआरटी ने कितने दिन में करनी है? मैक्सिमम 180 डेज। सो जो डीआरटी ने डिस्पोजल करनी है इन 2 हियरिंग, डीआरटी में अगर अपील चलेगी उसने करनी है 180 दिन में। अगर कोई रिकवरी अफसर ने कोई काम किया है, अपील करनी है, तो उसकी अपील प्रिजाइडिंग अफसर के पास होगी विद इन 30 डेज। अगर रजिस्ट्रार के किसी काम के अगेंस्ट कोई अपील करनी है बारोर ने या बैंक ने, तो 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को की जा सकती है। सो अपील अगेंस्ट रिकवरी ऑफिसर विद इन 30 डेज, अपील अगेंस्ट रजिस्ट्रार 15 डेज। तो अब हम डीआरटी को थोड़ा सा समअप करेंगे। डीआरटी के बारे में, वो डीआरटी जो है 20 लाख से ऊपर के अकाउंट्स इसके ऊपर इसमें जाते हैं। 20 लाख से ऊपर के अकाउंट्स में किसी और कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है। डीआरटी जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है, उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो कि सेशन या तो डिस्ट्रिक्ट जज हो, जज रहा हो। जो डीआरएटी है उसका या हाई कोर्ट का जज हो, या हाई कोर्ट का जज रहा हो, या 3 साल तक डीआरटी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा हो, या 2 साल तक सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहा हो, वो डीआरएटी के लिए एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया मिनिमम 50 ईयर, मैक्सिमम 70 ईयर, दोनों के लिए। ठीक है। और टेन्योर दोनों का 4 साल का। ये अगर अपील करनी है प्रिजाइडिंग रजिस्टर रिकवरी ऑफिसर के अगेंस्ट भी की जा, रिकवरी अफसर के केस में भी की जा सकती है, और रजिस्ट्रार के भी, किसी के भी काम में उसकी की जा सकती है। सो हमने समाप्त कर लिया जिस इसको। डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1903 के अंतर्गत इसको इशू किया गया है, सेटअप किया गया है। क्विक रिकवरी के लिए 20 लाख से ऊपर के, पहले 10 लाख की थी। कोई और किसी कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है। ई फाइलिंग भी की जा सकती है। हार्ड कॉपी विद इन 7 डेज देनी है अगर ई फाइलिंग की है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर डीआरआईटी का और चेयरपर्सन डीआरआईटी का। ठीक है। 50 साल मिनिमम, मैक्सिमम 70 ईयर्स। ठीक है। एज है, टेन्योर 4 साल का है दोनों के लिए। ठीक है। डीआरटी का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ही इज असिस्टेड बाय रजिस्ट्रार एंड रिकवरी ऑफिसर। ठीक है। अगर अपील करनी है डीआरटी के पास अपील जाती है विद इन 30 डेज, 50% पैसा डिपॉजिट करवाने के बाद, जिसको डीआरटी रिड्यूस करके 25% भी कर सकता है। डीआरटी में केस फाइल करने की फीस क्या है? 12,000 रुपये 10 लाख तक की। उसके बाद ईच 1,01,000 फीस है, मैक्सिमम फीस है 1,50,000। टाइम लिमिट क्या है डिस्पोजल की? एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद डीआरटी क्या करेगा? विद इन 30 डेज शो काज नोटिस देगा बारोर को। बारोर ने अपना डिफेंस सबमिट करना है। बारोर अगर अपना डिफेंस सबमिट करेगा विद इन 30 डेज, उसको 15 दिन तक डीआरटी एक्सटेंड कर सकता है। अगर नॉन कंप्लायंस करे तो बारोर कैन बी डिटेन फॉर 3 मंथ। डिस्पोजल इज एक्सपेक्टेड इन 2 हियरिंग्स। पहले 180 दिन लिखा होता था, अब लिखा हुआ है कि डीआरटी का जो डिस्पोजल है डीआरटी वो 2 हियरिंग में, 2 हियरिंग में करेगी। डीआरटी में अगर अपील चलेगी तो डीआरटी 180 डेज में उसका डिस्पोजल करेगी।
ठीक है, रिकवरी के अफसर के अगेंस्ट अपील करनी है प्रेजाइडिंग ऑफिसर को विद इन 30 डेज। प्रेजाइडिंग अफसर को अगर अपील रजिस्ट्रार के अगेंस्ट करनी है तो 15 दिन के अंदर की जा सकती है। तो ये डीआरटी के बारे में, डीआरएटी के बारे में था। अब बात करेंगे हम सरफेसी एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत देखो, पहले जमाने में, किसी जमाने में जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पास होता था ये कानून। तो बैंक कहते थे कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पास वो तो एसेट को टेक ओवर करके बेच देते हैं, लेकिन बैंकों के पास इस तरह का कोई कानून नहीं है। कई कई साल कोर्ट्स में केस चलते रहते थे। उसके बाद ठीक है, लेकिन जब सरफेसी एक्ट आया, सरफेसी एक लैंडमार्क के मैं कहूँगा मैकेनिज्म आया, जिसमें बैंकों को ये अथॉरिटी दे दी गई कि बैंक एसेट को टेक ओवर कर सकते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। बैंकों को अथॉरिटी दे दी गई, एक ऑथराइज्ड पर्सन, बैंक का चीफ मैनेजर लेवल का ऑफिसर, उसको ऑथराइज्ड पर्सन का दर्जा दे दिया गया इस एक्ट में। वो एसेट्स को टेक ओवर कर सकता है, पोजेशन उसकी ले सकता है, पोजेशन लेके बैंक ऑप्शन कर सकता है, जहाँ प्राइवेट रेट में बेच सकता है, एसेट्स को लिक्विडेट कर सकता है। सो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिस रिकवरी में बहुत इसका बेनिफिट मिला। इसका बेनिफिट थोड़ा सा बेनिफिट तो मिला, लेकिन केस जो स्टार्टिंग में आया, लोग कोर्ट्स में केस बड़े किए। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट केस इसके अगेंस्ट जो आया, मार्डिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बड़ा मशहूर इंपॉर्टेंट केस था। मार्डिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसने इसको चैलेंज किया था, इसकी वैलिडिटी को, सरफेसी एक्ट की को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई कि इस एक्ट को, ये 2002 में आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की थी। हाउएवर उसमें एक सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन एक ये इशू की थी। पहले होता था कि अगर उसने कोई केस करना है डीआरटी में, देखो सरफेसी में अगर कोई बैंक पोजेशन लेता है तो उसके अगेंस्ट बारोर डीआरटी में जा सकता है। पहले ये था कि डीआरटी में जाना है तो उसको 75% पैसा डिपॉजिट करने के बाद ही जा पाएगा। ठीक है, और 75% डिपॉजिट करवाने की जो लाइन थी, जो स्टिपुलेशन थी, वो स्ट्रक डाउन कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए ये स्ट्रक डाउन होगी। सुप्रीम कोर्ट से इतना ही वो हुआ था। A law has been enacted on the basis of recommendation of Narasimha Committee on Financial Sector Reform। तो नरसिम्हा कमेटी आई थी, उसने बहुत सारे लैंडमार्क रिकमेंडेशन दी थी। उसकी रिकमेंडेशन के तहत ही ये अपने सरफेसी एक्ट लॉन्च किया गया, सरफेसी एक्ट इनेक्ट किया गया। सो बैंक्स कैन टेक पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोन किए जा सकते हैं? लोन 1 लाख रुपए से ऊपर के लोन, 1 लाख रुपए से नीचे के लोन में सरफेसी एक्ट इन्वोक नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, जहां मिनिमम प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज ओवरड्यू, जहां पे 5 लाख रुपए का लोन है, मान लो जो उसमें 4 लाख भर दिया या 4.5 लाख भर दिया, 20% से भी कम आउटस्टैंडिंग रह गया इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का मिला के, तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, उसमें सरफेसी नोटिस नहीं दिया जा सकता। नंबर 2। नंबर 3, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर भी सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। कोई बेसल है या एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर भी सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड, बेसल, एयरक्राफ्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। 1 लाख से नीचे के लोन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। उस लोन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जिसमें 20% से कम लोन आउटस्टैंडिंग रह गया हो, रिकवरी 80% आ गई हो। ठीक है, गुड जनरल लियन एंड प्लेज है, उसमें भी एप्लीकेबल नहीं है, गुड जनरल लियन एंड प्लेज में नहीं है। अगर चार्ज रजिस्टर्ड सही में नहीं है तो भी पोजेशन नहीं ली जा सकती। सो सरफेसी एक्शन कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, या कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? जहाँ पे 1 लाख रुपए से बैलेंस ऊपर का है, जहाँ 20% से ऊपर आउटस्टैंडिंग 20% से कम रहता है तो भी एप्लीकेबल नहीं है। लेयन है या प्लेज है तो भी एप्लीकेबल नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड है तो भी नहीं है। बेसल है, मतलब समुद्री जहाज कह लो, बेसल जो सी में समुद्री जहाज है, या छोटी या बोट्स वगैरह है, इस तरह की बेसल, बेसल है बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली। जो बेसल या एयरक्राफ्ट, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जिसमें 20% से कम रहता है वहां भी ये नहीं है। पोजेशन नोटिस, इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक पोजेशन नोटिस देना होता है। वो बीच में से रह गया मेरा लिखना। पोजेशन नोटिस कौन देगा? ऑथोराइज्ड पर्सन देगा। ऑथोराइज्ड पर्सन कौन होगा? बैंक का
स्केल 4 चीफ मैनेजर एंड अबव का ऑफिसर, जहाँ कोई ऐसा ऑफिसर जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज किया गया है। इसे 13(2) का नोटिस बोलते हैं। सेक्शन 32 ऑफ सरफेसी एक्ट, मिनिमम 60 डेज का नोटिस बारर को देना होता है कि भाई इतनी आउटस्टैंडिंग है। उस नोटिस में लिखा होता है कि इतना आउटस्टैंडिंग है, पे कर दो विद इन 60 डेज। अगर वो विद इन 60 डेज नहीं पे करता तो फिर उसे लिखा होता है कि विद इन 60 डेज आप पे नहीं करोगे तो हम इसकी पोजेशन ले लेंगे। जो 13(2) का नोटिस बोलते हैं 60 डेज का, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है। तो पोजेशन नोटिस 13(2) में 60 डेज का देना होता है। लेकिन बारर एक रिप्रेजेंटेशन अगर कोई देता है 13(3)(3)(a) में, इफ बारर मेक्स एनी ऑब्जेक्शन द बैंक टू रिप्लाई विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ ऑब्जेक्शन। बारर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। बारर अगर ऑब्जेक्शन रेज करता है तो बैंक ने 15 दिन के अंदर उसका रिप्लाई देना है। कुछ बैंक वादा नहीं है कि उसको अपने सरफेसी नोटिस को, सरफेसी के जो 13(2) को वापस ले। बस ऑब्जेक्शन जो रेज किया उसका रिप्लाई जरूर बैंक ने देना है विद इन 15 डेज। जी, सेक्शन 13(3)(a) में बारर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। बैंक कितने दिन में नोटिस का रिप्लाई देगा? 15 दिन में। आफ्टर टेकिंग ओवर पोजेशन ऑफ आईपी, फिजिकली है या सिंबॉलिकली है, पब्लिक नोटिस इज टू बी गिवन विद इन 7 डेज। ए रूल 8(2) ऑफ सरफेसी रूल 2007 ये कहता है कि पोजेशन लेने के बाद 7 दिन के अंदर, विद इन 7 दिन के अंदर नोटिस देना है। नोटिस कहाँ देना है? 2 न्यूज़पेपर में। 2 न्यूज़पेपर में से एक वर्नेकुलर होना चाहिए जिसकी पब्लिकेशन ठीक हो, वहां पे ठीक ठाक हो। 2 न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन देनी है, एक जिनमें से एक वर्नेकुलर हो। एक वर्नेकुलर मैंडेटरी है। वैसे दोनों भी वर्नेकुलर हो सकते हैं। वहां ये लिखा हुआ है 2 न्यूज़पेपर, वन ऑफ विच इज वर्नेकुलर। तो उनमें से वन तो वर्नेकुलर होना जरूरी है। लैंग्वेज ये है, मतलब कहने का मतलब, कई बार कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या दोनों वर्नेकुलर हो सकते हैं। उसमें ये लिखा है नोटिस इज टू बी गिवन इन 2 न्यूज़पेपर, वन ऑफ विच इज टू बी वर्नेकुलर। फिर जब पोजेशन ले लिया, पोजेशन लेने के बाद मिनिमम नोटिस पीरियड है 30 डेज का, बारर को देना है पोजेशन लेने के बाद ऑथराइज्ड ऑफिसर ने कि सेल करनी है। सेल करने से पहले या तो वो पब्लिक नोटिस, पब्लिक ऑक्शन करनी है, या टेंडर बुला के। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब बैंक, बैंक शैल कहा ये लीगल नोटिस, पब्लिकेशन ऑफ लीगल नोटिस इन 2 लीडिंग न्यूज़पेपर, वन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। सो 30 डेज का नोटिस देना है ओनर को पोजेशन लेने के बाद बेचने के लिए। लीगल ऑक्शन करनी है, या पब्लिक ऑक्शन करनी है, या टेंडर डिवाइड करने हैं, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर पब्लिक नोटिस देगा न्यूज़पेपर में, 2 न्यूज़पेपर में, वन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, कि हमें बेचने का इसको हम इरादा रखते हैं। अच्छा, इसमें से एक सेक्शन 13(3) में आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन ली जा सकती है फॉर फिजिकल पोजेशन। सिंबॉलिक पोजेशन हम ले लेते हैं। अगर बारर शाफ्ट से हमें फिजिकल पोजेशन देता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं देता तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हेल्प ली जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू गिव द हेल्प एंड विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर उसको पोजेशन हमें लेके देना है, ही इज बाउंड। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आई है, ही इज बाउंड। एंड प्रैक्टिकली भी अब पहले टाल मटोल बहुत करते थे, अब ले देते हैं नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। डेजिग्नेटेड ऑफिशियल कौन है इसमें सरफेसी में? यहाँ आ गया, बच्चे कह रहा था मिस हो गया। डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होता है? चीफ मैनेजर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक और सच अदर पर्सन ऑथराइज्ड एज सच बाय द बोर्ड ऑफ द बैंक, बोर्ड ऑफ द लैंडर। तो चीफ मैनेजर एंड अबव का आदमी जो, ठीक है। मोड ऑफ सेल क्या होगी? आफ्टर टेकिंग ऑफ पोजेशन लेंडर कैन सेल द एसेट्स आइदर थ्रू प्राइवेट और थ्रू पब्लिक एक्शन। पब्लिक ऑक्शन भी की जा सकती है। अगर पब्लिक ऑक्शन है तो 2 न्यूज़पेपर में उसकी इट शुड बी एडवर्टाइज बाय पब्लिक नोटिस इन एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया। प्राइवेट ट्रिटी में भी बेचा जा सकता है। अगर ऑक्शन में नहीं होता, लेकिन मतलब ऑक्शन में नहीं बिकता, तो किसी 1-to-1 डील करके भी प्राइवेट ट्रिटी में भी बेचा जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी सी दिक्कत आती है। पब्लिक ट्रिटी में कई बार बार ये ऑब्जेक्शन रेज कर देता है कि बैंक ने सस्ते में बेच दी। पब्लिक ऑप्शन में जब जाते हैं तो प्राइस डिस्कवरी हो जाती है कि वे पब्लिक नोटिस दिया था। अगर पब्लिक ऑप्शन में जाने के बाद अगर प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, पब्लिक ऑप्शन
लगाई जाती है। पब्लिक ऑक्शन में मान लो कोई कस्टमर नहीं आया, तो उस अमाउंट या उससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर अगर पब्लिक यूटिलिटी में बेचा जाता है तो ऑब्जेक्शन कोई नहीं आता। सो ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट यूटिलिटी से बैंक बेच सकता है, कोई उसके ऊपर मनाही नहीं है, लेकिन ड्यू डिलिजेंस यूज करनी है। ये तो कॉमन प्रूडेंस कहती है कि कोई भी नॉर्मल प्रूडेंस हर जगह ही, हर एक्टिविटी में बैंक को क्या हर एक इंसान को करनी होती है, इसमें भी करनी होती है। कि ऐसा नहीं है कि सस्ती में बेच देगा कोई। कंफर्मेशन ऑफ सेल, जब सेल कर दी, सेल की कंफर्मेशन कौन करता है? बैंक करता है। जब 25% अमाउंट हाईएस्ट बिडर डिपॉजिट करवा दे, देखो स्टार्टिंग में 10% पैसा पहले हम लेते हैं, 15% और लेके 25% पैसा जब 25% अमाउंट आ जाता है बैंक के पास, तो विद इन 40 बैलेंस से जब 25% आ जाता है तो सेल कंफर्म बैंक कर देता है। उसके बाद रिमेनिंग 75 अमाउंट है विद इन 15 डेज ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ सेल, जो बायर है प्रॉपर्टी का वो पे कर सकता है। जहां पे प्रॉपर्टी एक से ज्यादा बार बैंक है, बैंक एक से ज्यादा इन्वॉल्व है, कंसोर्शियम है या मल्टीपल बैंकिंग है, जो जॉइंटली फाइनेंस प्रोजेक्ट है, ऐसे केस में सिक्योरिटी एक से ज्यादा बैंकों के फेवर में मॉर्गेज या चार्ज की हुई होती है। राइट कैन बी एक्सरसाइज ओनली if agreed by secured creditors being not less than 60% in value। 60% इन वैल्यू अगर क्रेडिटर एग्री करते हैं तभी सरफेसी एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है, अदरवाइज सरफेसी एक्शन इनिशिएट नहीं किया जा सकता। तो जॉइंट के केस में, कंसोर्शियम लैंडिंग के केस में या मल्टीपल लैंडिंग के केस में, जहाँ पे एक ही सिक्योरिटी के ऊपर कई बैंकों का चार्ज है, ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि नॉट लेस देन 60% इन वैल्यू ऑफ द लोन अगर कंसेंट नहीं करते तो सरफेसी एक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। बारर डीआरटी को अपील कर सकता है अगर बैंक के किसी एक्शन के उसने, बैंक ने जो पोजीशन ली, 13(2) का नोटिस दिया, फिर 13(4) में पोजीशन दी, तो उसके अगेंस्ट डीआरटी में अपील कर सकता है। अपील करने के लिए उसको विद इन 45 डेज कर सकता है, कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाना बारर के द्वारा जरूरी नहीं है। 45 डेज के अंतर्गत विद इन 45 डेज अपील कर सकता है बारर। अब आगे बात, डीआरटी ने जो भी डिसीजन दे दिया बैंक के अगेंस्ट, या बैंक के फेवर में या बारर के अगेंस्ट, बारर ने अगर कोई डीआरटी में अपील करनी है तो उसको जो डीआरटी ने डिसीजन दिया है, जो भी पैसे का या जो अमाउंट इन्वॉल्व है, सेकंड स्टेज पे अगर उसने एप्लीकेशन कर डालनी है बारर ने, तो उसको 50% अमाउंट डिक्रीड बाय द डीआरटी और क्लेम्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर विच एवर इज लेस। तो 50% ऑफ द अमाउंट डिक्रीड बाय डीआरटी, जो अगर डिग्री नहीं हुआ, वैसे उसने अभी डिग्री नहीं हुआ लेकिन डीआरटी ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, जो उसने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया सरफेसी एक्शन के अगेंस्ट, तो ऐसे केस में जो अमाउंट क्लेम्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, सो 50% ऑफ द अमाउंट डिक्रीड बाय कोर्ट और क्लेम्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर विच एवर इज लेस डिपॉजिट करवाना बारर कराएगा, फिर ही डीआरएटी में अपील कर सकता है, अदरवाइज डीआरएटी में अपील नहीं कर सकता। डीआरएटी 50% को कम करके 25% भी कर सकता है। जो अपील है डीआरटी के अगेंस्ट वो विद इन 30 डेज होगी। सो डीआरटी के फैसले के अगेंस्ट, डीआरटी के डिसीजन के अगेंस्ट, द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डीआरटी कैन बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ डीआरटी। तो डीआरटी के ऑर्डर आने के 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज डीआरटी के पास अपील की जा सकती है। सो डीआरटी के पास अपील करने के लिए क्या कंडीशन है? 50% अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जो भी डीआरटी ने डिग्री किया है, जहां सिक्योर्ड क्रेडिटर ने क्लेम किया है, विच एवर इज लेस, इस 50% को 50% को लेस करके डीआरटी 25% कर सकता है। ये अपील विद इन 30 डेज करनी है डीआरटी के ऑर्डर के, विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डीआरटी के ऑर्डर आने के 30 डेज के अंदर करनी है। टाइम लिमिट क्या है जिसमें डीआरटी अपने केस को इसको डिस्पोज करेगा? टाइम लिमिट लगाई गई है। इट हैज बीन मेड मैंडेटरी दैट डीआरटी ने डिस्पोज करना है केस विद इन 60 डेज एंड मे एक्सटेंड द पीरियड अप टू 4 मंथ्स आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन इन राइटिंग। विद इन 60 डेज डीआरटी को केस डिस्पोज करना है, मे एक्सटेंड द पीरियड अप टू 4 मंथ्स आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन इन राइटिंग। रीजन लिख के अगर कोई डिले हो रही है तो 60 डेज के ऊपर 4 महीने तक जा सकता है। डीआरटी की ये दायित्व है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 60 डेज उसको केस को डिस्पोज करना है।
जो केसेज डीआरटी में पहले ही मतलब डीआरटी बेसिकली ये एप्लीकेबल तब की बात है जब डीआरटी बने थे। उसमें ये कहा गया था कि जो केस पहले डीआरटी में है वो केस भी सरफेसी में, जब सरफेसी एक्ट आया था कि सरफेसी में लगाए जा सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसाइड किया था, एक केस था ट्रांसकोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि बैंक कैन प्रोसीड साइमल्टेनियसली इन डीआरटी एज वेल एज अंडर सरफेसी। सो जो केस सरफेस डीआरटी में चल रहा है, सरफेसी उसके ऊपर भी लागू किया जा सकता है, सरफेसी नोटिस उसमें भी देके पोजेशन ली जा सकती है। दोनों एक्टिविटीज, दोनों कानूनी कार्रवाइयां, दोनों एक्टिविटीज बैंक की, सरफेसी की भी डीआरटी की भी, दोनों पैरेलली चल सकती हैं। दोनों में से जो पहले रिजल्ट यील्ड करे उसमें बैंक रिकवरी कर सकता है। सो एक्सक्लूजन क्या क्या है, हम एक बार फिर रिकैपिटुलेट करेंगे। यहाँ पे लोन अगेंस्ट एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ पे सिक्योरिटी चार्ज इज एग्रीकल्चर लैंड, वहां पे सरफेसी एक्शन नहीं लगेगा। जहाँ पे आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए से कम हो, वहां पे सरफेसी एक्शन, सरफेसी एक्ट नहीं लगता जहाँ पे आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए से कम है। जहाँ बेयर आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इम्प्लाइज दैट 80% और मोर हैज बीन रीपेड। कहने का मतलब 20% ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट वर्ड लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का 20% से कम आउटस्टैंडिंग रह गया, कहने का मतलब 80% से ज्यादा उसने रीपे कर दिया, उस केस में भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। जहाँ जहाँ पे लिमिटेशन एक्सपायर होगी तो भी सरफेसी एक्ट नहीं लगता, सरफेसी एक्ट लिमिटेशन अलाइव केसेज में ही लागू होता है। जहाँ पे सिक्योरिटी अंडर प्लेज है या लेयन में है, बैंक के पास ही है सिक्योरिटी, कहने का मतलब इनडायरेक्टली देखो इसका मतलब ये निकलेगा, क्योंकि सरफेसी में क्या होता है, पहले हम पोजेशन लेते हैं, प्लेज में या लेयन में तो बैंक के पास ही होती है ना, बैंक के पास पहले पोजेशन आई हुई है, इसलिए बैंक उसको नोटिस देके सेल बेच सकता है, सेल कर सकता है। सो प्लेज या लेयन के केस में सरफेसी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे पहले ही बैंक के पास पोजेशन होती है, पहले ही बैंक के पास नोटिस देकर सेल करने का राइट पहले ही अवेलेबल है। जहां पे सिक्योरिटी वेसल है या एयरक्राफ्ट है, वहां पे भी सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, इसी के साथ एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, मॉर्गेज क्या होती है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन है, मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, हाइपोथिकेशन क्या होती है, इमूवेबल, जो मूवेबल एसेट्स हैं, मूव करते हैं फिजिकली, उनको हाइपोथिकेशन बोला जाता है। स्टॉक्स है, व्हीकल है, या कोई भी चीजें हैं, वो हाइपोथिकेट होती हैं। जो मशीनरी है, जो लैंड है, बिल्डिंग है, उसको मॉर्गेज होती है। लेकिन वेसल, शिप या एयर को क्या किया जाता है, मॉर्गेज, शिप मॉर्गेज किया जाता है। अच्छा, जहां पे चार्ज सरसई के पास रजिस्टर नहीं है, वहां पे भी सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। सो सरफेसी एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल नहीं है, 1 लाख रुपए से नीचे वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ 20% से नीचे आउटस्टैंडिंग रह गया प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का, वहां एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे लिमिटेशन एक्सपायर होगी वहां एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ सिक्योरिटी प्लेज में है या लेयन में वहां एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ वेसल है या एयरक्राफ्ट है वहां एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे सरसई में चार्ज रजिस्टर नहीं है वहां भी सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। ये सबसे लास्ट लाइन है, जो दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लेटेस्ट एडिशन, कि जहाँ पे चार्ज रजिस्टर नहीं है सरसई के पास, वहां पे सरफेसी एक्शन नहीं लगाया जा सकता। ये बहुत जरूरी है, इसलिए सरसई के पास चार्ज रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। सो हम टाइमलाइन को थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करेंगे। नोटिस अंडर सेक्शन 13(2) कब देना है, विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज नहीं, 60 डेज का नोटिस देना है 13(2). नोटिस टू ऑब्जेक्शन बाय द बारोर विद इन 15 डेज, बारोर ने अगर ऑब्जेक्शन किया 15 दिन के अंदर उसका रिप्लाई हमने देना है। बारोर डीआरटी के पास पोजेशन के अगेंस्ट 45 डेज में जा सकता है, कोई बिना डिपॉजिट करवाए, बिना पैसा डिपॉजिट करवाए, वो 45 डेज के विद इन डीआरटी को अप्रोच कर सकता है बैंक के अगेंस्ट। अगर डीआरटी ने कोई डिसीजन दे दिया तो 50% डिपॉजिट करवा के, विच कैन बी रिड्यूस टू 25% बाई डीआरएटी, डीआरटी के डिसीजन के अगेंस्ट डीआरएटी के पास विद इन 30 डेज जा सकता है बारर। अगर बारर बैंक ने पोजेशन ले ली तो सेल करनी है, सेल करने से पहले 30 डेज का नोटिस देना जरूरी है। जो 25% 25% पैसे दे दिए
तो 75% परचेजर है जो एसेट्स का, वो कब दे सकता है? विद इन 15 डेज। ऑफ कोर्स बैंक्स के पास पावर है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसमें एक रह गया, जब पोजेशन ले लिया तो उसके अंदर 7 डेज के अंदर न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन जरूरी होती है। ठीक है, सेल करने से पहले 30 डेज की नोटिस देना जरूरी होता है। अब बात करेंगे हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बेसिकली स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो बैंकों के एनपीए या बैड लोन, बैड एसेट्स बैंकों के खरीदती है, सो दैट बैंक अपनी बैलेंस शीट को क्लीन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, एआरसी आर इन द बिजनेस ऑफ बाइंग बैड लोन फ्रॉम द बैंक्स। सो बैंकों के बैड लोन, एनपीए लोन को बाई करने का काम, खरीदने का काम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज करती हैं। हर एआरसी रजिस्ट्रेशन के लिए आरबीआई के पास अप्लाई करेगी। आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन होना हर एआरसी का जरूरी है। ARC shall commence business within 6 months from the date of grant of certificate of registration, which can be extended for further 12 months. ARC को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया आरबीआई ने, तो विद इन 6 मंथ उसको बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, कमेंस करना है। इस पीरियड को 6 मंथ को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, फर्दर 12 महीने के लिए आरबीआई द्वारा। कोई अपने उसके प्रॉब्लम आ गई, बिजनेस कमेंस नहीं कर पा रहा है ड्यू टू वन ऑफ द अदर रीजन। नेट ओन फंड की कंडीशन है 100 करोड़। एआरसी की कंडीशन है 100 करोड़ मिनिमम नेट ओन फंड एआरसी के होने जरूरी है। फंक्शन क्या है एआरसी के? एआरसी कमेंस करती है, अंडरटेक करती है सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन, बैंकों के लोन लिए, सिक्योरिटाइज किया, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया, रिकवरी की, बैंकों को दी शेयर, ये काम बेसिकली एआरसी का है। एआरसी कोई डिपॉजिट रेज नहीं कर सकती पब्लिक से। एआरसी शैल नॉट रेज एनी मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एआरसी कोई पैसा पब्लिक से डिपॉजिट के फॉर्म में रेज नहीं कर सकती। कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 15%, मिनिमम 15% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। तो 15%, 15% जितने रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उसका अपनी कैपिटल एआरसी की होनी जरूरी है। तो जितने एसेट्स ये रेज करेगी उसका 15% एटलीस्ट इसका अपना होगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी रिसीट्स इशूड बाय ट्रस्ट फ्लोटेड बाय आरसी। आरसी एआरसी जो है सिक्योरिटी रिसीट्स फ्लोट करती हैं। ठीक है। ARC shall by transferring funds invest a minimum of 15% of SRs of each class issued by them under each scheme on an ongoing basis till redemption. तो जितने भी ARC एसेट एक्वायर करती है, उसे सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करती हैं, उसका 15% मिनिमम इन्वेस्टमेंट ARC जरूर करेगी। बाकी 85% बैंक का रह जाता है कई बार। 15% ARC ने दे दिया, तो 15% ARC का देना जरूरी है। मिनिमम 15% ऑफ SR में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, ARC का ये कंडीशन है। ARC काफी सारी है इंडिया में। इसमें एक रिसेंटली एक नई आई ARC कह लो, स्पेशलाइज्ड ARC, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एक गवर्नमेंट लेके आई। ये गवर्नमेंट की एंटिटी है NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। 7 जुलाई 2021 को लास्ट ईयर लेके आई। मेजॉरिटी स्टेक इसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों का है, बैलेंस प्राइवेट बैंकों का है। कैनरा बैंक स्पॉन्सर बैंक है इसका। NARCL का स्पॉन्सर बैंक कैनरा बैंक है। मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, प्राइवेट बैंकों के पास बाकी है। तो 51% पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास रहेगा। आरबीआई के पास ये ARC अंडर सरफेसी एक्ट में ARC के तौर पर आरबीआई के पास ये रजिस्टर्ड है। NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 2021 में फॉर्म की गई। ठीक है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है 30,600 करोड़ टू बैक सिक्योरिटी रिसीट्स इशूड बाय इट वैलिड फॉर 5 ईयर। बेसिकली जो ARC क्या करती है, ARC बैंकों से लोन लेके सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर देती है। जो ये NARCL जो सिक्योरिटी लेगी, लोन लेगी, उसके बदले में जो सिक्योरिटी रिसीट्स देगी, 30,600 करोड़ रुपए तक की बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी वैलिड फॉर 5 ईयर जो देगी, ये प्रावधान है।
सो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी कितने की अवेलेबल है? 30,600 करोड़ की, वैलिड फॉर 5 years. NARCL has been set up to acquire stressed assets with an exposure of rupees 5 crore and above in the Indian banking system. जो बैंकिंग सिस्टम से 500 करोड़ जैसे ऊपर का एक्सपोजर है, उन एसेट्स को टेक ओवर करने के लिए इस कंपनी का गठन, इस कंपनी के आपको सेटअप किया गया है. दिस कंपनी हैज बीन सेटअप टू अक्वायर एसेट्स, स्ट्रेस्ड एसेट्स विद एन एक्सपोजर ऑफ रुपीज 5 करोड़ एंड अबव फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम. डिफरेंट बैंकों के मिला के, किसी का 100, किसी का 200, किसी का 400 हो गए, जो एक कोई बारह जिसका टोटल बैंकिंग सिस्टम से 500 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर है, उस बड़े लोन को, कहने का मतलब बड़े बैंक लोन, बड़े बैड लोन को अक्वायर करने के लिए, ये बैड बैंक का नाम भी इसको दिया गया था, बैड बैंक. तो बैड लोन जो 500 करोड़ से ऊपर के अक्वायर करेगी NARCL की. ऑन अक्वायरिंग द एसेट्स, NARCL विल पे 15% इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी शीट्स. तो 15% जितना उसकी वैल्यू लगा दी, उसका 15%, 15% कैश बैंक को साथ के साथ मिल जाएगा. तो आपने देखा होगा पीछे ARC की बात कर रहे थे तब भी था कि 15% उसको हमेशा ARC को देना पड़ता है. तो NARCL भी 15% कैश की फॉर्म में देगा, रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स. रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा वो सिक्योरिटी रिसीट की फॉर्म में बैंकों को मिलेगा. ठीक है. NARCL जो अक्वायर करेगा एसेट्स, तो लीड बैंक को ऑफर देगा. वंस NARCL जो ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है, तो IDRCL को एंगेज किया जाएगा मैनेजमेंट करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए. तो NARCL एक कंपनी है, एक और कंपनी है IDRCL. NARCL अक्वायर करती है एसेट, जिसे बैड बैंक का नाम दिया गया है. NARCL ने लीड बैंक को ऑफर दी और ऑफर उसकी एक्सेप्ट होगी, तो इसने एसेट्स अक्वायर कर लिए. तो फिर ये IDRCL को अक्वायर करेगी NARCL. NARCL अक्वायर करती है IDRCL को. किस चीज के लिए? IDRCL का क्या काम है? मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन, मैनेजमेंट ऑफ लोन. तो IDRCL क्या है? IDRCL एक सर्विस कंपनी है, ऑपरेटिंग एंटिटी है, जिसकी 51% शेयर होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर बैंकों के पास है, रिमेनिंग पब्लिक सेक्टर के पास. ठीक है. NARCL जो है उसकी एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास है. वो 500 करोड़ एंड अबव के लोन अक्वायर करेगी. अक्वायर करके उसको मैनेज करने का काम किसको देगी? IDRCL को, इंडियन डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को. IDRCL कंपनी क्या है? ये कंपनी जिसमें मेजॉरिटी स्टेक प्राइवेट बैंकों का है, 51% शेयर पब्लिक सेक्टर बैंकों का नहीं, प्राइवेट बैंकों का है. NARCL में 51% पब्लिक सेक्टर बैंकों का है, IDRCL में 51% शेयर होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स की है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास है. So please note, in NARCL 50%, 1% शेयर होल्डिंग is of public sector banks. NARCL की स्ट्रेटजी रेजोल्यूशन के लिए क्या होगी? NARCL जो है, हमने बताया आपको कि स्ट्रेस 500 करोड़ से ऊपर के अक्वायर करेंगे. कितने के? अमाउंटिंग टू अबाउट ₹2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के लोन लक्ष्य फेज 1 में है. फुल्ली प्रोविजनड एसेट्स. फुल्ली प्रोविजनड एसेट्स का मतलब उन बैंकों के वो NPA जिसकी 100% प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है बुक्स में, यानी कहने का मतलब या तो लॉस एसेट्स हैं या DB3 में है, जहाँ पे फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर लोन या 100% प्रोविजन है. तो टोटल 2 लाख करोड़ के लेने हैं. फेज 1 में 90,000 करोड़ के एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि NARCL को ट्रांसफर करेंगे. बाइल रिमेनिंग एसेट्स विद लोअर प्रोविजन फेज 2 में, नेक्स्ट फेज में रिमेनिंग को ट्रांसफर किया जाएगा. फर्स्ट फेज में 90,000 करोड़ के टोटल 2 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स. कौन से एसेट्स? 500 करोड़ से ऊपर के. NARCL क्या है? पब्लिक सेक्टर कंपनी है. NARCL पब्लिक सेक्टर. सो NARCL एंड IDRCL दोनों में क्या डिफरेंस है? NARCL पब्लिक 51% गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है, IDRCL 51% पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंकों की है. NARCL अक्वायर करती है, ARC है. IDRCL एक मैनेजमेंट कंपनी है, ये करो. NARCL एसेट्स अक्वायर करेगी बैंकों के, बैंकिंग इंडस्ट्री से, बैंकिंग सिस्टम से, जिस बारह का 500 करोड़ से ऊपर का लोन है उसको अक्वायर करेगी. 15% इन फॉर्म ऑफ कैश देगी, बाकी इसके SR की फॉर्म में देगी. तो मैनेज करने के लिए वो IDRCL को जिम्मा दे देगी. IDRCL प्राइवेट सेक्टर बैंकों की 51% मेजोरिटी वाली कंपनी है. तो स्टार्टिंग में टू बिगिन विद फर्स्ट फेज में 90,000 करोड़ रुपए के जो फुल्ली प्रोवाइडेड लोन जाओ, इसको शिफ्ट करने का NARCL को
प्रावधान रखा गया है, जब सोचा गया है टोटल 2 लाख करोड़ के इसको लोन शिफ्ट करने हैं। सो आज हमने रिकवरी सरफेसी एक्ट, ARC, DRT, NARCL, ARC के बारे में चर्चा की, रिकवरी के ये पोर्शन। उम्मीद है मेरी ये प्रेजेंटेशन भी पिछली प्रेजेंटेशन आप सबको पसंद आई हुई होगी। साथियों, मेरी एग्जाम तक डेली क्लास चलाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने पहले दिन 3 घंटे की क्लास चलाई थी, लेकिन वो शायद उतनी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाई। मतलब तो कई साथियों के फोन आए कि बहुत फास्ट हो गया, 3 घंटे ज़्यादा हो गया, इसलिए डेली 1 घंटे की चला रहा हूँ। पर लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि साथ के साथ देखते जाइए, बैकलॉग ना पैदा होने दीजिए। कोशिश करेंगे काफ़ी सारा सिलेबस कवर करने की। पूरा सिलेबस शायद इसमें कवर ना हो पाए या हो जाए, कुछ मैं पक्का नहीं कह सकता अभी। कोशिश करूंगा मैक्सिमम सिलेबस को कवर करने की। बाकी अगर मेरा वाकई आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है तो मैं एक नॉमिनल कॉस्ट का स्टडी मटीरियल रखा हुआ है, 1500 रुपए की बुकलेट्स हैं, 4 बुकलेट्स हैं। 4 में से 2 तो क्वेश्चन की हैं, एक दो को नॉर्मली 2 बुक्स हैं जो 200 पेज हैं। 200 पेज में सारे सिलेबस को समझाया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं। सारे टॉपिक्स जो जहाँ नहीं भी कवर हो पाएंगे उन बुक्स में अवेलेबल है। 2 बुक्स 200 पेज है। सिंपली अगर 200 पेज पढ़ लोगे तो मेरे को लगता है एक्सटर्नल का, अदर देन इंटरनल बैंक को छोड़ के, मोर देन 75% क्वेश्चन उन 200 पेज में से आने चाहिए। दूसरी जो 2 बुकलेट्स हैं, एक बुकलेट है मॉडल पेपर कह लीजिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक बुकलेट है पिछले 4-5 साल के मेमोरी रिकलेक्टेड क्वेश्चन की। जो मेरी बुकलेट मेमोरी रिकलेक्टेड क्वेश्चन की है, उसकी एक खासियत, उसकी एक स्पेशल क्या है, वो क्वेश्चन को आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करके दिया गया है। उसके आंसर भी वही दिए गए हैं जो आज की सिचुएशन है। जो क्वेश्चन 4 साल पहले आया था, 4 साल पहले का रेट था, वो नहीं दिया गया मेरे आंसर में। आज बनाए हैं मैंने क्वेश्चन, वो इसी साल बनाए हैं। क्वेश्चन 3 साल पहले आया था, लेकिन उसका जो आंसर आज वाला दिया है, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको मॉडिफाई किया गया है, क्वेश्चन को करके दिया गया। इसलिए मेरी आप सबसे एक सजेशन है कि वो 1500 रुपए की बुक रखी हुई है, स्टडी मटीरियल रखा हुआ है, 4 बुक्स हैं, वो आप रिमिट करके ले सकते हैं। काफी यूजफुल होएगी। बाकी कोई मैंडेटरी नहीं है, जिसे नहीं लेनी तो भी कोई इशू नहीं है। दिस ऑनलाइन कोर्स इज टोटली फ्री। ओके, कल 7 बजे शाम को फिर मिलेंगे। थैंक यू।